हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनसाइड कैविटी ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर सिलेंडर। यानी सिचुएशन क्या है, एक बार इस फिगर से समझे कि ये एक सर्कुलर सिलेंडर है। ये इस सिलेंडर को आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आपने इसका केवल टॉप फेस शो किया है, टॉप व्यू है। इस इनफाइनाइट सिलेंडर के अंदर आपने एक कैविटी कट की है और उस कैविटी का शेप भी सिलेंड्रिकल है। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि जिस यूजफुल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश इस वीडियो में की जा रही है वो एक सिलेंडर के अंदर बनी सिलेंड्रिकल कैविटी पर ही एप्लीकेबल है। इससे पहले एक वीडियो क्लिप में हमने स्फेरिकल कैविटी पर डिस्कस किया था, तो वहां भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि स्फीयर के अंदर बनी स्फेरिकल कैविटी के लिए ही उस तरीके के रिजल्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो मान लीजिए आपने एक इनफाइनाइट सिलेंडर के किसी पीस को कट करके फ्रंट से उसका टॉप व्यू लिया है, तो वो टॉप व्यू आपको ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर बनी कैविटी भी सिलेंड्रिकल शेप की है, तो मैंने इस कैविटी को भी सिलेंडर के शेप में शो किया है और आप इसका टॉप व्यू देख पा रहे हैं। मान लेते हैं कि इस सिलेंड्रिकल कैविटी में किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इससे पहले एक सिलेंडर के इनसाइड आउटसाइड सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का रिजल्ट हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। सो अगर हम इस P पॉइंट पर इस कैविटी के बनने के बाद रिमेनिंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका यह हो सकता है कि हम कंप्लीट सिलेंडर के चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस कैविटी के द्वारा, यानी कि इस कैविटी में अगर चार्ज होता तो केवल इस कैविटी के द्वारा, इस सिलेंड्रिकल कैविटी में अवेलेबल चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे माइनस कर दे, तो हमें रिमेनिंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन को अगर मैं प्रेजेंट करूं, चार्जेस शो करूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल सिलेंडर के उस रिमेनिंग पार्ट पर ही अब चार्ज अवेलेबल है जहां पर आपने कैविटी कट नहीं की है। कैविटी बनाने का अर्थ यह होता है सिंपली कि आप सिलेंडर के इस रीजन को चार्ज फ्री कर रहे हैं। यानी इस कंप्लीट कैपिटल आर रेडियस का मान लीजिए इस सिलेंडर में अब इतनी कैविटी कट होने के बाद केवल इस रिमेनिंग रीजन पर ही चार्ज अवेलेबल है। सो अगर मैं ये मान लूं एक पल के लिए कि जो सिलेंड्रिकल कैविटी है उसमें भी चार्ज अवेलेबल है उसी डेंसिटी रो का, तो इस रीजन को भी चार्ज कंसीडर करने पर इस कंप्लीट सिलेंडर के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसे हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू OP वेक्टर। इस रिजल्ट को एक क्लिप में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो इस कंप्लीट सिलेंडर के कारण P पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब लेकिन हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है, हम ये जानते हैं कि इस रीजन में चार्ज अब नहीं अवेलेबल है। सो एक पल के लिए ये इमेजिन कीजिए कि ये रिमेनिंग रीजन एम्प्टी है और केवल इस सिलेंड्रिकल रीजन में ही बस चार्ज है। इस सिलेंडर के सेंटर को हम O' डिफाइन कर रहे हैं। सो इस कैविटी में प्रेजेंट चार्ज के कारण, जो कि खुद भी सिलेंड्रिकल शेप का है, P पॉइंट पर सेम रिजल्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो कैविटी में प्रेजेंट चार्ज के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू O' P वेक्टर लिखा जा सकता है। अब इन दोनों रिजल्ट्स में हमने देखा कि पहला रिजल्ट कंप्लीट सिलेंडर में चार्ज कंसीडर करते हुए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा रिजल्ट इस कैविटी में चार्ज को कंसीडर करते हुए P पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो क्लियरली अगर हम इस कंप्लीट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से इस कैविटी के चार्ज वाले फील्ड को माइनस करते हैं P पॉइंट के लिए, तो हमें रिमेनिंग स्पेस में जो चार्ज अवेलेबल है, रिमेनिंग सिलेंडर में जो चार्ज अवेलेबल है, उसकी वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। सो आइए सॉल्व करते हैं। तो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर हो जाना चाहिए रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट O' P वेक्टर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
OP वेक्टर माइनस O डैश P वेक्टर। और फाइनली अगर हम वेक्टर थ्योरी यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिमेनिंग चार्ज के कारण मिल जाएगी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर। यहां पर मैंने O डैश P को PO डैश से कन्वर्ट किया है और फाइनली ये होगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट OO डैश वेक्टर। OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर को हम OO डैश वेक्टर कह सकते हैं। एक बार समझें कि कंप्लीट सिलेंडर में चार्ज कंसीडर करते हुए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हमने कैविटी में चार्ज को एज्यूम करके केवल कैविटी के कारण बनने वाले E को उससे माइनस किया, तो रिमेनिंग चार्ज के कारण P पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसा आया जो कि रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट OO डैश वेक्टर है। अगर हम कैविटी के सेंटर और सिलेंडर के सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन की लेंथ को स्मॉल a कंसीडर करें और O से O डैश की तरफ बनने वाले वेक्टर को A यूनिट वेक्टर कैप से शो करें, तो हम इस आंसर को लिख सकते हैं रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू A कैप। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर डेवलप हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि उस आंसर में P की पोजीशन को नहीं यूज किया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नीट्यूड चेंज होना है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी है। तो ये डायरेक्शन A कैप के अलोंग है, यानी P किसी भी पोजीशन पर इस कैविटी के अंदर आप कंसीडर करें, बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A रहेगा और A कैप उसकी डायरेक्शन को ही शो करेगा। अगर मैं A कैप की डायरेक्शन में सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर डेवलप होगा। ये सभी लाइनें मैं OO डैश वेक्टर के पैरेलल क्रिएट कर रहा हूं, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डेवलप होगा जिसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम होगी। इस वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म रहेगा और इसका वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A के बराबर होगा, जबकि इसकी डायरेक्शन हमेशा O से O डैश को ज्वाइन कराने वाले वेक्टर के अलोंग होगी। एक बात यहां पर समझें, अगर चार्ज डेंसिटी ही नेगेटिव हो जाए सिलेंडर की, सो उस कंडीशन में इस फील्ड का डायरेक्शन O डैश से O की तरफ हो सकता है। एक बात और ध्यान दें यहां पर आप लोग कि अगर सिलेंडर के अंदर से आपने किसी स्फेरिकल कैविटी को कट किया होता तो सेम सिचुएशन में आप इसी प्रकार के कंसीडरेशंस का यूज करके सिलेंडर को कंप्लीटली चार्ज्ड मान के इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे। लेकिन सेकंड लाइन में अगर ये कैविटी स्फेरिकल होती तो जब स्फेयर का कंट्रीब्यूशन आप अलग से लिखते P पर तो वो इतना नहीं, इस 2 की जगह पे 3 आता, क्योंकि हमने ये पहले ड्राइव किया है कि सिलेंडर के लिए ये रिजल्ट रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में प्रेजेंट किया जाता है, जबकि स्फेरिकल केसेस के लिए 3 एप्सिलॉन नॉट में। और उन कंडीशंस में जब आप E1 से E2 को माइनस करते तो आप इस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन नहीं ले पाते और ना ही इस तरीके का कोई कैलकुलेशन आप यूज कर पाते। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि केवल सिलेंडर के अंदर बनी सिलेंड्रिकल कैविटीज में और स्फीयर के अंदर बनी स्फेरिकल कैविटीज में ही इस प्रकार के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना की जा सकती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस रीजन को छोड़ के इस बल्क में किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना होता तो रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेते। रिजल्ट कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि इस पॉइंट Q पर इस सिलेंडर के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डिस्टेंस के बेस पर लिखा जा सकता था इजीली, और इस कैविटी के चार्ज के कारण भी उसके आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मालूम है। कैलकुलेशन इस पॉइंट पे भी किया जा सकता था और इस पॉइंट पे भी किया जा सकता था, लेकिन अदर किसी पॉइंट्स पर किए गए कैलकुलेशन में ये सिमेट्रिकल आउटकम नहीं आता। ये रिजल्ट केवल कैविटी के अंदर प्रेजेंट किसी पॉइंट तक ही एप्लीकेबल रहेगा। थैंक यू।